गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद। मैं विशाल जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्रांति विद विशाल में। दोस्तों, हम लोगों ने अब तक फ्रांस की क्रांति के क्या क्या कारण थे इस पर डिस्कस कर चुके हैं और उसको नोट डाउन भी कर चुके हैं। अब हम अगले चरण में अपने अगले कदम में पहुंच रहे हैं कि आखिर फ्रांस की क्रांति का क्या स्वरूप था, मध्यवर्गीय स्वरूप था, निम्न वर्गीय स्वरूप था, इसमें क्या परिवर्तन हुए और कैसे जिग जैग प्रणाली के जरिए परिवर्तन चेंजेज होता गया। पहले चरण में हम देखेंगे 1789 से 1792 तक 91 तक जो चरण था उसमें ऐसा क्या हुआ, क्या परिवर्तन हुए। मध्यवर्गीय उसमें दायित्व ज़्यादा था, मध्यवर्गीय स्वरूप ज़्यादा दिखाई पड़ता है। आखिर फिर दोबारा ऐसा क्या हो गया कि मध्यवर्गीय स्वरूप से निम्न वर्ग का सत्ता स्थापित हो गया, जैकोबियन क्लब का सत्ता स्थापित हो गया, जीरोदिन्स क्लब का सत्ता स्थापित हो गया, निम्न वर्ग का सत्ता स्थापित हो गया और रेडिकल चेंजेस की बात करनी पूरी होने लगी। मतलब मानव अधिकार की बात होने लगी, प्रजातंत्र की बात होने लगी, मतलब कि वैसे परिवर्तन होने लगे। आखिर ऐसा मध्य वर्ग ने क्या कर दिया कि फिर से परिवर्तन हुआ, फिर निम्न वर्ग को सत्ता मिल गई। फिर निम्न वर्ग ने ऐसी क्या बात कर दी कि निम्न वर्ग से वापस मध्य वर्ग को सत्ता मिल गई। तो हम इन सब बातों को एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से आज समझने वाले हैं और नोट डाउन भी करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोगों ने ये देखा कि अमेरिकी क्रांति में भी मध्यवर्गीय स्वरूप था। आपको पता है कि अमेरिकी क्रांति में मध्यवर्गीय स्वरूप था, लेकिन फिर अमेरिकी क्रांति में मध्यवर्गीय स्वरूप था और फ्रांस की क्रांति में भी मध्यवर्गीय स्वरूप था। लेकिन दोनों में सबसे विशेष अंतर आपको हम बता चुके हैं पहले भी कि जो अमेरिकी क्रांति थी, अमेरिकी क्रांति के अंतर्गत जो मध्य वर्ग था वह अपने बड़े चालाकी से निम्न वर्ग को सामाजिक आर्थिक बातों को दरकिनार कर राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दिखाते हुए उसको अपनी तरफ बहुत चालाकी से मोड़ लिया था। लेकिन फ्रांस की क्रांति में हमें वो चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं। फ्रांस क्रांति में हमें ये साफ साफ दिखाई पड़ता है कि निम्न वर्ग की भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि अगर निम्न वर्ग यहाँ पर ना होता तो फ्रांस की क्रांति घटित ही नहीं हो पाती। क्योंकि जो आपको बताए हैं कि जब ये टेरिस कोर्ट में सभा कर रहे थे तो सेनाएं आ गई थी, फ्रांस के राजा की सेना आ गई थी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने निम्न वर्ग अपने आत्मबल और कॉन्फिडेंस के जरिए वो पूरे टेरिस कोर्ट को घेर लिया और क्रांति को बचा लिया। तो जिसके कारण इसमें मध्य वर्ग और निम्न वर्ग, देखो मध्य वर्ग निम्न वर्ग में खुद ही एक विरोधाभास दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इनके विचारों में, इनकी मांगों में विरोधाभास है। क्योंकि जो मध्य वर्ग है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि प्रजातंत्र आए, क्योंकि प्रजातंत्र आ जाएगा तो उसका खुद ही अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए वह चाहेगा जो निम्न वर्ग हैं, दबे कुचले लोग हैं, जो निम्न वर्ग में मजदूर किसान लोग हैं, अब ये लोग प्रजातंत्र की बात करेंगे, ये लोग एकदम जमीनी स्तर के अधिकारों की बात करेंगे ना। तो ये ऐसे बात करेंगे कि जो इनको पसंद नहीं होगा। लेकिन अब मजबूरी इनकी है कि ये निम्न वर्ग को निराश नहीं कर सकते। जब निम्न वर्ग को निराश नहीं करेंगे तो इनको जरूर ये क्या कुछ न कुछ ऐसे चेंजेज लाने होंगे जो निम्न वर्ग के करीब हों ना, जो निम्न वर्ग के करीब हो। जैसे उन्होंने जब निम्न वर्ग के करीब के चेंजेस लाएंगे तभी तो उनको विश्वास होगा कि क्रांति मेरे साथ भी है, नहीं तो ऐसा लगेगा कि क्रांति मध्यवर्गीय के साथ है। तो इन्हीं सब कारणों से क्या होता है, जो संवैधानिक राजतंत्र जो पहला चरण होता है उसमें हमें 60% जो चेंजेस दिखाई पड़ेंगे, रेडिकल चेंजेस दिखाई पड़ेंगे, और 40% जो चेंजेस दिखाई पड़ेंगे वह मध्यवर्गीय हितों के अनुरूप दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पहले चरण में निम्न वर्ग का अस्तित्व ज़्यादा था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब क्रांति अपने अगले कदम में आगे बढ़ती जाती है तो जो ये रेडिकल चेंजेस, जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, जो निम्न वर्ग की मांगों के अनुरूप जो व्यवस्था थी उसमें चेंजेस आने लगे। जब इन चेंजेस को आने लगे तो यही निम्न वर्ग को लगा कि ये मेरे खिलाफ हो रहा है। तो जब ये मेरे खिलाफ हो रहा है तो वह बगावत कर देता है और क्रांति का दूसरे चरण में हम प्रवेश कर जाते हैं। और क्रांति के दूसरे चरण में प्रवेश करने के बावजूद तो निम्न वर्ग सत्ता स्थापित हो जाता है। तब उस समय जब निम्न वर्ग सत्ता स्थापित होता है तो 100% रेडिकल चेंजेस होते हैं, 100% रेडिकल चेंजेस होंगे। तो वहाँ पर जो एकदम पूरी तरह प्रजातंत्र की बातें हो जाएंगी। राशनिंग के जरिए लोगों को सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराए जाएंगे।
तो इन सब कारणों से ये सब चीज़ें जो होंगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ें दिखेंगी कि ये जो ये थे निम्न वर्ग के लिए जो सत्ता स्थापित होगी, ये इनके अंदर उग्रवादी और हिंसात्मक चीज़ें ज़्यादा थी। आपको दोस्तों ये चीज़ ज्ञात होगा कि उग्र विचार, हिंसात्मक विचार का ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा समय तक लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते। एक समय के बाद इंसान हिंसा से दूर होना चाहता है, शांति चाहता है। अंततः इंसान को शांति ही पसंद है। हो सकता है कि इंसान अपने राष्ट्रवाद की भावना में कुछ समय के लिए हिंसात्मक हो जाए, लेकिन अगर आप उससे पूछोगे कि क्या आप पूरा जीवन आप हिंसात्मक रहना चाहोगे, तो वह बिल्कुल नहीं चाहेगा। वह हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त नहीं होना चाहेगा। तो इसी कारण जो इनकी उग्रता थी, इनकी हिंसात्मक चीज़ें थी, यही इनके ताबूत की अंतिम कील साबित हो जाती है। क्योंकि यही जो होता है कि निम्न वर्ग की सत्ता लोग ऊब चुके थे, वापस लोग उदारवाद की सत्ता, मध्य वर्ग की सत्ता को स्थापित करने के लिए आगे बढ़े। तो तृतीय चरण आ जाता है। फिर आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट का अस्तित्व आता है। इसी तरीके से क्रम चलता रहता है। तो इसको हमको समझने के लिए वही हम आपको पहले बता चुके हैं कि हमें एक डायग्राम के माध्यम से समझना होगा इन 4 चरणों में कैसे क्रांति का परिवर्तन होता गया और क्रांति अपने हर स्वरूप में बदलती रही। हर चरण में क्रांति बदलती रही। तो पहले आज हम पढ़ने वाले जो है फ्रांस की क्रांति का जो पहला चरण में जो परिवर्तन हुआ, फ्रांसीसी क्रांति का पहला चरण। फ्रांसीसी क्रांति का प्रथम चरण जो 1789 से 92 ईस्वी तक, 1789 से 92 ईस्वी तक आखिर ऐसे क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या बातें हुई और क्या परिवर्तन नहीं हुआ, इस पे हम डिटेल से आज अध्ययन करने वाले हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण हम आज के वीडियो में डिटेल करेंगे। उसके बाद तृतीय चरण और चतुर्थ चरण बोनापार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों प्रथम चरण में क्या होता है कि इसमें प्रथम चरण में मध्य वर्ग की सत्ता स्थापित होती है। मध्य वर्ग केंद्र में होता है, निम्न वर्ग को साथ में लेके। इसमें जो रेडिकल, आपको हम रेडिकल की बारे में बता चुके हैं। रेडिकल का मतलब होता है मूल परिवर्तनवादी, ऐसा परिवर्तन जो पहले कभी न हुआ हो ना, ऐसा परिवर्तन जो पहले कभी न हुआ हो। जैसे अधिकारों की बात करना ना, जैसे नागरिक अधिकार की बात करना, नागरिक घोषणा पत्र को लागू करना, ये सारे बातें, और लोगों को मताधिकार देना। हाँ, बात ये सत्य है कि मताधिकार सीमित देना, लेकिन मताधिकार देना। तो ये सारी बातें जो थी एक रेडिकल बातें थी। यूरोप में ये सारी बातें बहुत नई थी, जो यूरोप आगे बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और आगे हम देखेंगे कि द्वितीय चरण में किस प्रकार से यूरोप और फ्रांस में युद्ध हो जाता है, जो फ्रांस के राजतंत्र का अंतिम कील साबित हो जाता है। तो यही बात है कि पहला संवैधानिक राजतंत्र की भूमिका बढ़ जाती है। संवैधानिक राजतंत्र स्थापित होता है। संवैधानिक राजतंत्र स्थापित होता है। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होता है। दूसरा, इसमें एक होता है बास्तिल का पतन होता है। बास्तिल, इसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं? बास्तिल का पतन होता है। बास्तिल का पतन का दोस्तों, बास्तिल एक क्या होता था? जेल खाना होता था। जेल खाना था, तो वहां पर जो क्रांतिकारी लोग थे, वहां पर जाके उस जेल खाने को, वहां पर जो राजतंत्र का शस्त्रागार था, वो शस्त्रागार, वहां पर जेल खाना पुराना था, वहां पर फिर वहां के शस्त्रागार के रूप में परिवर्तित हो गया था। तो इसी शस्त्रागार को क्रांतिकारियों ने लूट लिया। जब ये शस्त्रागार को क्रांतिकारियों ने लूट लिया, तो ये अंतिम कील साबित हो गई। मतलब कि ये जो राजतंत्र की निरंकुशता थी, ये खत्म हो गई कि इस बास्तिल के पतन के जरिए नागरिकों की सामंतवाद का पतन हुआ। सामंतवाद का पतन हुआ। दोस्तों आपको हम पहले बता चुके हैं, सामंतवाद का पतन बहुत पहले हो गया था। लेकिन इसमें क्या था? सामंतवाद का पतन पहले हुआ था, लेकिन सामंतवाद का जो पतन था वो राजनीतिक रूप से हुआ था। लेकिन इस बार जो हुआ, इस फ्रांसीसी क्रांति के जरिए राजनीतिक
और राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सामंतवाद का पतन हो जाता है, जिसके जरिए जब सामंतवाद का पतन हो, आपको पहले से पता, जब सामंतवाद का पतन होगा तो राजतंत्र की जो राजा थी उसकी स्थिति मजबूत होती है, और जो अन्य क्षेत्रों पर सामंत के जरिए जो कर प्रणालियाँ थी, चुंगी व्यवस्था थी, इससे इसके खत्म होने से एक एकीकृत अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। तो सामंतवाद का पतन होता है। चौथा इसमें होता है व्यक्ति व नागरिकों की घोषणा। व्यक्ति व नागरिक अधिकारों की घोषणा होती है, जो अपने आप में एक रेडिकल बात थी। अधिकारों की घोषणा होती है। और पांचवा पॉइंट में आप यहां लिख लीजिए, पांचवा पॉइंट में जो होता है संविधान का निर्माण होता है। संविधान का निर्माण होता है। छठवां में आप लिखिए कि चर्च व्यवस्था का पतन व उसकी संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में घोषित कर देना। राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में घोषित। दोस्तों ये प्रथम चरण के परिवर्तन है। अब हम एक एक करके इसके बीच में क्या परिवर्तन हुए, किन किन दशाओं में क्या क्या चेंजेज हुए, हम इसको एक एक करके देखेंगे, लिखेंगे, समझेंगे। आप लोग लिखिए नेक्स्ट पेज से। आप अब तक लिखिए कि क्रांति हो गई थी ना, यहां तक लिखिए। आप नेक्स्ट पेज से लिखिए। जैसा कि हम देखते हैं कि अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति दोनों मध्यवर्गीय क्रांति थी, परंतु अमेरिकी क्रांति की तुलना में फ्रांस की क्रांति के मध्य कहीं अधिक बदलाव देखा जाता है। आपको बता रहे हैं कि बदलाव क्यों देखा जाता है, क्योंकि निम्न वर्ग की भूमिका बहुत ज़्यादा थी। बदलाव देखा जाता है, इसका कारण कहीं न कहीं क्रांति में निम्न वर्ग की भूमिका थी। अमेरिकी क्रांति में मध्यवर्गीय नेतृत्व ने बड़ी सफलतापूर्वक निम्न वर्ग को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया था। किंतु फ्रांस की क्रांति के मध्य निम्न वर्ग का कहीं अधिक दबाव बना रहा। लेकिन फ्रांस की क्रांति के मध्य निम्न वर्ग का कहीं अधिक दबाव बना रहा। फ्रांस की क्रांति लगभग 2.5 दशकों तक चलती रही और इसने फ्रांस के साथ यूरोप को भी रूपांतरित कर दिया। परंतु इस क्रांति का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर पाना बहुत दिलचस्प हो जाता है। क्या इतिहास के इस मोड़ पर निम्न वर्ग प्रभावी हो सका तथा मध्यवर्गीय नेतृत्व को विस्थापित कर सका। क्या मध्यवर्ग नेतृत्व को विस्थापित कर सका? लगभग 2.5 दशकों के मध्य
लगभग 2.5 दशकों के मध्य निम्न वर्ग व मध्य वर्ग के परस्पर संबंध किस प्रकार, निम्न वर्ग और मध्य वर्ग के बीच संबंध किस प्रकार बदलते रहे और इसने क्रांति को किस प्रकार से दिशा दी, इन दोनों के परस्पर संबंध तथा क्रांति के स्वरूप में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित चरणों में बांट कर दे सकते हैं। प्रथम चरण कौन सा है? यही निम्नलिखित चरणों में बांट कर दे सकते हैं। कौन कौन सा चरण? ये प्रथम चरण था। इसी तरीके से 5 चरण होंगे। लास्ट में आप देख रहे हैं यहां पर आप छोटा सा एक लगभग 10 लाइन का 10 पेज का 10 लाइन का आप एक यहां पर पेज छोड़ दीजिएगा। लास्ट में जब हम 5 चरण को बता लेंगे तो आप ऐसे जिस प्रकार से ऐसे बनाया है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रथम चरण, फ्रांसीसी क्रांति का द्वितीय चरण में क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति का तृतीय चरण में छोटे छोटे लाइन में आप लिख लीजिएगा इसको। आप यहां पर छोटा सा, अब इतना बड़ा लगभग छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति का ना, अब डालो क्रांति का प्रथम चरण। क्रांति का प्रथम चरण में हेडिंग डालो संवैधानिक राजतंत्र का चरण। संवैधानिक राजतंत्र का चरण 1789 से 92। संवैधानिक राजतंत्र का चरण। इस चरण में क्रांति का नेतृत्व मध्य वर्ग के हाथों में था। इस चरण में क्रांति का नेतृत्व मध्य वर्ग के हाथों में रहा, परंतु नेतृत्व पर पेरिस के भीड़ का भी अत्यधिक दबाव रहा। परंतु नेतृत्व पर पेरिस के भीड़ का भी अत्यधिक दबाव बना रहा। इसलिए कई ऐसे कदम उठाए गए जो रैडिकल दिखाई पड़ते हैं, परंतु मध्य वर्ग के नेतृत्व ने बड़ी सावधानी पूर्वक उन परिवर्तनों को संतुलित करने का प्रयास करता रहा। उदाहरण के लिए देखो, जो मध्य वर्ग कभी नहीं चाहेगा कि प्रजातंत्र आएगा, मध्य वर्ग कभी नहीं चाहेगा कि संपत्ति का खत्म, क्योंकि भाई जो निम्न वर्ग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, उनके पास क्या संपत्ति है? होगा एक छोटा मोटा सा खेत होगा, छोटा मोटा सा घर होगा। लेकिन अगर समानता लानी है, वो कभी समानता की बात नहीं करेंगे। वो सोचे कि भाई समानता की बात करेंगे तो हमारे घर टूटेगा, हमारे जमीन जाएगी। वो कभी नहीं सोचेंगे। वो सोचेंगे कि भाई आर्थिक समानता की बात ना, वो उससे बचते थे। वो कभी वादा नहीं किए कि हम आर्थिक समानता की बात करेंगे। आगे चलकर द्वितीय चरण में जब जेरोदिन्स और जैकोबियन क्लब की स्थापना होगी, जब निम्न वर्ग की स्थापना होगी, तो वो आर्थिक समानता की बात करेगा, सामाजिक समानता की बात करेगा। लेकिन मध्य वर्ग बिल्कुल नहीं बात करेगा, क्योंकि उसका भी तो वही है, उसके पास भी तो जमीन है, उसकी भी तो जमीन जाएगी। वो कभी नहीं बात करेगा। तो वो कभी भी सीमित मताधिकार की बात करेगा, वो कभी भी प्रजातंत्र की बात नहीं करेगा, क्योंकि इस प्रजातंत्र की बात करेगा तो जो जनसंख्या हर समय किसकी ज्यादा होती है? निम्न वर्ग की। छोटे लोगों की संख्या ज्यादा होती है, बड़े लोग तो कुछ परसेंट लोग होते हैं। तो निम्न वर्ग की जब संख्या ज्यादा होगी तो उनकी प्रतिनिधि संसद में उनकी प्रतिनिधि संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो उनकी प्रतिनिधि संख्या ज्यादा होने से तो जो भी नियम कानून बनेंगे उनके हितों के अनुरूप बनेंगे। तो मध्य वर्ग बिल्कुल नहीं चाहेगा। आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार आगे यही एक कानून लाया गया कि संविधान सभा के सदस्य विधानमंडल के सदस्य नहीं बन सकते। यही जो था द्वितीय चरण के परिवर्तन का मूल कारण तो बन गया कि भाई संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य तो भाई सभी लोग थे। वो सोच रहे थे अगर संविधान सभा के सदस्य विधानमंडल पहुंच जाएंगे तो कानून जो निम्न वर्गों के अनुरूप कानून बनेगा, इसलिए वो मध्य ऐसा कानून लाए। लेकिन वही उसी के विरोध में तो ये प्रथम चरण की समाप्ति हो जाती है। द्वितीय चरण में निम्न वर्ग की नेतृत्व स्थापित हो जाता है। तो यही कारण था। तो कभी नहीं चाहेंगे ऐसा, तो इसीलिए वो संतुलित रूप से ऐसा कार्य कर रहे थे।
निम्न वर्गीय दबाव में, उदाहरण के लिए लिखो, उदाहरण के लिए निम्न वर्गीय दबाव में सामंतवाद का अंत किया गया, सामंतवाद का अंत किया गया। अब सामंतवाद का अंत किया गया, ये निम्न वर्ग भी चाहता था, मध्य वर्ग भी चाहता था, क्योंकि सामंत लोग थे, निम्न वर्ग से बहुत सारा कर लेते थे, बहुत सारा उपहार लेते थे, और मध्य वर्ग चाहता था कि अगर ये सामंत नहीं रहेंगे तो उनकी आर्थिक एकीकरण बढ़िया सा होगा, क्योंकि कर भी ये भी देता था। तो इसलिए जो दोनों लोग चाहते थे, आराम से सामंतवाद की पतन हो गया, सामंतवाद कोई दिक्कत नहीं हुई, सामंतवाद का पतन किया गया। मध्य वर्ग भी उसका अंत चाहता था, परंतु मध्य वर्ग निजी संपत्ति को बनाए रखा, निजी संपत्ति के अधिकार को बनाए रखा, इसलिए संपत्ति का अधिकार बना रहा। उसी प्रकार जब व्यक्ति और नागरिक अधिकारों की उद्घोषणा हुई, तो मध्यवर्गीय नेतृत्व ने इस बात का ध्यान रखा कि इसमें आर्थिक व सामाजिक समानता का वादा न किया जाए, इसमें आर्थिक व सामाजिक समानता का वादा न किया जाए। आर्थिक सामाजिक समानता का वादा कर जाएगा तो उसका भी तो घर चला जाएगा, उसकी भी तो जमीनें चली जाएंगी, वो कभी नहीं करेगा ऐसा, समझ रहे ना, बहुत चालाक होते हैं ये। आर्थिक व सामाजिक समानता का वादा न किया जाए। इसके अतिरिक्त नए संविधान में इस बात का ध्यान रखा गया कि मताधिकार सीमित हो, मताधिकार सीमित हो। आप आगे देखेंगे, जब हम देखेंगे कि फ्रांस के संविधान में क्या परिवर्तन आया, तो ये एक दो प्रकार के नागरिकों को बांट दिए, निष्क्रिय नागरिक, सक्रिय नागरिक। निष्क्रिय नागरिक वो हैं जिनके पास संपत्ति नहीं है, और सक्रिय नागरिक वो है जिनके पास संपत्ति है। आखिर यही हो गया कि संपत्ति को ही मापदंड बना गया मताधिकार का। संपत्ति किसके पास है? मध्य वर्ग के पास है, मध्य वर्ग के पास है। तो और संपत्ति मध्य वर्ग, कुलीन वर्ग, सामंत वर्ग, यही सब लोग हैं। निम्न वर्ग के पास संपत्ति नहीं है, तो संपत्ति को ही मापदंड बना गया कि अगर मताधिकार का हक लेना है तो संपत्ति होनी चाहिए। तो सीधा सीधा निम्न वर्ग के अनुरूप नहीं हुआ, तो आगे चलकर यही कारण बन जाता है द्वितीय चरण का। अब इसके अंतर्गत प्रथम चरण में क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई? बास्तिल का पतन। प्रथम लिखो, प्रमुख घटनाक्रम में पहला नंबर बास्तिल का पतन। बास्तिल का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को पेरिस की भीड़ ने बास्तिल पर आक्रमण कर दिया। बास्तिल एक पुराना जेलखाना था, किंतु जेलखाने के रूप में उसका महत्व लगभग समाप्त हो चुका था। परंतु यह सरकारी शस्त्रागार के रूप में कार्य कर रहा था। लोगों की भीड़ ने उस सरकारी शस्त्रागार को लूट लिया। इसका प्रतीकात्मक अर्थ था राजतंत्रवादी निरंकुशता का पतन। दूसरी घटना क्या हुआ? सामंतवाद का पतन। 4 अगस्त 1789 राष्ट्रीय असेंबली ने, जो राष्ट्रीय असेंबली समझ रहे हैं ना, टेनिस कोर्ट में जो सभा बनी है वही राष्ट्रीय असेंबली है, जो यहां से गए जब सभा से चले गए। राष्ट्रीय असेंबली की महत्वपूर्ण उपलब्धि सामंतवाद का अंत रही। भले ही राजनीतिक शक्ति के रूप में सामंतवाद का पतन पहले हो चुका था। मतलब अब जब हम देखेंगे प्रबोधन के और पुनर्जागरण काल में इनका पतन हो गया था राजनीतिक शक्ति के रूप में, लेकिन इनका आर्थिक रूप से सशक्त थे, सामाजिक रूप से बहुत सशक्त थे। राजनीतिक शक्ति के रूप में सामंतवाद का पतन हो चुका था, परंतु आर्थिक व सामाजिक विशेषाधिकार के रूप में वह अभी भी बचा हुआ था। परंतु सामाजिक व आर्थिक विशेषाधिकार के रूप में वह अभी भी बचा हुआ था।
वह अभी भी बचा हुआ था, परंतु 4 अगस्त को राष्ट्रीय सभा ने इसका अंत कर दिया। 4 अगस्त को राष्ट्रीय सभा ने इसके अंत की घोषणा कर दी। अब तीसरा डालिए पॉइंट, तीसरा क्या घटना हुआ? व्यक्ति व नागरिकों के अधिकारों की उद्घोषणा। व्यक्ति व नागरिकों के अधिकारों की उद्घोषणा। अब इसमें कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या व्यक्ति व नागरिकों के अधिकारों की जो उद्घोषणा हुई, क्या ये अतीत के घोषणा के अनुरूप थी? क्या ये अतीत के घोषणा का ही पर्याय थी? तो हमें दोनों पक्ष में, क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि फ्रांस की क्रांति में जो उद्घोषणा थी वह अतीत की घोषणाओं के अनुरूप थी, तो इतना पूछेगा तो हमें किस प्रकार से अनुरूप थी ऐसा लिखना पड़ेगा। लेकिन क्या अगर वो कभी कभी वो आलोचनात्मक या समालोचनात्मक घटना पूछ लिया जाए तो हमें दोनों तरफ से मालूम होना चाहिए कि हमें कैसे इसको संतुलन बनाना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अतीत के किस घोषणाओं के वह समान दिखाई पड़ती है, फिर हमें इस पक्ष को भी देखना पड़ेगा वह अतीत के किस घटनाओं के अनुरूप नहीं दिखाई पड़ती है, वह अतीत की घोषणाओं के अनुरूप नहीं है, ये अलग प्रकार की घोषणाएं हैं, ये अलग प्रकार का अधिकार है। इसको जानने के लिए हमें दोनों पक्षों को दो पॉइंट, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे पॉइंट कहां से पाएंगे? ये बौद्धिक जुआली करनी पड़ेगी, आपको ये घूंघट को हटाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये पॉइंट आखिर आप कहां से, आप पुनर्जागरण काल से प्रबोधन काल में जो ब्रिटेन में जो परिवर्तन हुए कैसे वहां से आपको खोज कर लाना होगा, अमेरिकी क्रांति से खोज कर लाना होगा कि आखिर ये नागरिक उद्घोषणा जो हुई है ये पहले कभी हुई है कि नहीं विश्व इतिहास में, तो आपको वहां से लेना पड़ेगा। फिर आपको इस बात को समझना होगा कि ये पहले की उद्घोषणा के अनुरूप है कि उससे ये कुछ अलग है, कुछ रेडिकल बातें की गई हैं उसमें, तो आपको उसको भी दरकिनार करके अच्छे पॉइंट को डालना पड़ेगा, तब जाके हमें और आपको नंबर मिलेगा। समझ रहे हैं ना आप? तो व्यक्ति और नागरिक अधिकारों की उद्घोषणा 26 अगस्त 1789, 26 अगस्त 1789, नीचे लिखिए। राष्ट्रीय असेंबली की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही, राष्ट्रीय असेंबली की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही व्यक्ति और नागरिक अधिकारों की उद्घोषणा, व्यक्ति और नागरिक अधिकारों की उद्घोषणा। इसे पुरातन व्यवस्था पर पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। इसे पुरातन व्यवस्था के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र करार दिया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र करार दिया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र करार दिया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र करार दिया जाता है, परंतु इसका मूल्यांकन करते हुए निम्नलिखित तथ्यों पर भी गौर करना आवश्यक है। निम्नलिखित तथ्यों पर भी गौर करना आवश्यक है। आप नीचे से एक दूसरे पेन से हेडिंग डालिए, क्या यह अतीत के घोषणाओं से प्रेरित था? क्या यह अतीत के घोषणाओं से प्रेरित था? क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाएगा कि फ्रांस की क्रांति के दौरान हुए नागरिक अधिकारों की घोषणा क्या अतीत की घटनाओं से प्रेरित था? आपको बताना होगा हाँ इस प्रकार प्रेरित, ऐसा दिखाई पड़ता है कि इस प्रकार से प्रेरित था, ऐसा दिखाई पड़ता है इस प्रकार से प्रेरित नहीं था। आपको जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा आपको टैकल करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप? क्या यह अतीत की घोषणाओं से प्रेरित था? अब आप नीचे से लिखिए, अतीत की घोषणाओं से प्रेरित होना स्वाभाविक सी बात है। अतीत की घोषणाओं से प्रेरित होना स्वाभाविक सी बात है। कैसे? पहला, 1215 ईस्वी में ब्रिटिश शासक जान ने मैग्ना कार्टा प्रस्तुत किया था जो लोगों के कुछ मूलभूत अधिकारों की स्वीकृति थी। ये इससे प्रेरित होता है क्योंकि 1215 में सबसे पहले मूल अधिकारों को प्रेरित करने वाला 1200 वहीं पर क्या नाम है ब्रिटिश के शासक जान के द्वारा ही हुआ था, तो वहां से प्रेरित हो सकता है। ठीक, इसको एक पॉइंट को आपको याद रखना होगा इस बात को। दूसरा पॉइंट आप लिखिए, 1689 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट बिल ऑफ राइट्स लाया था।
परंतु इसमें व्यक्ति के अधिकारों की गारंटी न होकर सदस्यों के अधिकार, पार्लियामेंट के सदस्यों के अधिकारों की गारंटी दी गई थी। व्यक्ति के अधिकारों की गारंटी न होकर पार्लियामेंट के सदस्यों के अधिकारों की गारंटी दी गई थी। देखो, अगर हम कोई नया शब्द सुनते हैं तो उसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं हुई होगी ना। अगर आज हम नागरिक अधिकार की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, अगर आज हम सिविल कोड की बात कर रहे हैं, तो उसकी उत्पत्ति, उसका कहीं ना कहीं कारण तो कहीं जन्मा होगा ना। तो वहीं से भी हमें ऐसा नहीं कर सकते कि आज के हमारे जो मूल विचार है वो तत्कालीन समय में मूल विचार सेम खाएंगे। लेकिन ये तो हो सकता है भाई कि वहां से हमें कुछ ना कुछ हमें चीजें मिली है, हमें रास्ता मिला है कि हमें भी अधिकार की बात करना चाहिए। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं आप? तीसरा पॉइंट लिखिए, अमेरिकी क्रांति के मध्य विभिन्न राज्यों के असेंबलियों के द्वारा लोगों के अधिकारों की घोषणा की गई। उदाहरण वर्जीनिया के असेंबली में टॉमस जेफरसन नामक नेता ने मानव अधिकारों की घोषणा की थी। जब हमें ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, हमें इन पॉइंटों को डाल देना है कि हाँ, ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये अतीत की घोषणाओं से प्रेरित थी। लेकिन अगर आलोचनात्मक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो हमें नीचे उसका आलोचना भी बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से प्रेरित नहीं थी। तो आप लिखिए, नीचे हेडिंग डालिए, ये अतीत के घोषणाओं से पृथक होना। तो आपको हम बता रहे हैं, हाँ, यह बात सत्य है कि यह अतीत की घोषणाओं से प्रेरित थी, लेकिन ये वर्तमान घोषणाएं ये अतीत की घोषणाओं से पृथक भी दिखाई पड़ती है, रेडिकल दिखाई पड़ती हैं। किस प्रकार दिखाई पड़ती हैं, ये लिखियो। पिछली घोषणाओं पर हमें रूसों की समान इच्छा की अवधारणा का प्रभाव नहीं दिखता है। परंतु फ्रांसीसी घोषणा पर रूसों के समान इच्छा का जनसंप्रभुता का अवधारणा का प्रभाव था। रूसों के जनसंप्रभुता के अवधारणा का प्रभाव था। देखो, पहले जो था वो रूसों के अनुरूप नहीं दिखाई पड़ता कि प्रकृति के में सब अधिकार स्वतंत्र हैं, ये प्रकृति की गोद में जब कोई भेदभाव नहीं करता, हर कोई स्वतंत्र। जो इस प्रकार के अधिकार मिले हैं वो पहले इतना लेवल का अधिकार नहीं मिलता था, वो एक सीमित अधिकार मिलता था। तो ये रूसों का समान इच्छा के संप्रभुता के सिद्धांत के अनुरूप दिखाई पड़ता है। आप हमारे रूसों के वीडियो को जाके डिटेल से पढ़िए, आपको ये बात बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी कि मैं क्या लिखवा रहा हूं, क्या कह रहा हूं। दूसरा पॉइंट डालिए, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों की उद्घोषणा का परिप्रेक्ष्य वैश्विक था। देखो, परिप्रेक्ष्य वैश्विक था, इसलिए इसने फ्रांस के साथ न केवल यूरोप पर बल्कि लैटिन अमेरिका से लेकर एशिया तथा साइमन बोलीवर से लेकर लैटिन अमेरिका से लेकर एशिया तथा साइमन बोलीवर से लेकर राजा राम मोहन राय टीपू सुल्तान पर भी इसका प्रभाव देखा जाता है। टीपू सुल्तान पर भी इसका प्रभाव देखा जाता है ना। अब आप लिखिए, फ्रांसीसी घोषणा पत्र का सबल पक्ष। हेडिंग डालिए कि फ्रांसीसी घोषणा पत्र में क्या क्या थी। फ्रांसीसी घोषणा पत्र का सबल पक्ष, लाल कलर या फिर ब्लैक कलर से हेडिंग डालिए मोटे अक्षर में। फ्रांसीसी घोषणा पत्र का सबल पक्ष। पहला पॉइंट, इसमें मानव के मूलभूत अधिकारों
यथा, यथा मतलब जैसे या फिर उदाहरण, यथा समानता, यथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें बोलने की आजादी, अपने बात को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि के समान समानता, विधि के समान समानता, संपत्ति धारण करने का अधिकार, संपत्ति धारण करने का अधिकार, मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा, मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा, आदि अधिकारों को स्वीकृति दी गई, आदि अधिकारों को स्वीकृति दी गई। पॉइंट नंबर 2 में इस उद्घोषणा में वे सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, इस उद्घोषणा में वे सिद्धांत प्रतिपादित किए गए जिन पर भविष्य में फ्रांस के संविधान का निर्माण होना था, भविष्य में फ्रांस के संविधान का निर्माण होना था। पॉइंट नंबर 3, इसने 19वीं सदी की यूरोपीय विचारकों को भी प्रेरित किया तथा 19वीं सदी के यूरोपीय क्रांतियों पर भी अपना प्रभाव छोड़ा। यह भावी विश्व में मानव अधिकारों का एजेंडा बन गया। आप देखेंगे कि भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बातें की जाने लगी, ये पूरे विश्व में फैल गया। यह भावी विश्व में मानव अधिकारों के एजेंडा बन गया। तो हमें जब क्वेश्चन पूछेगा कि नागरिक अधिकारों की उद्घोषणा के पक्ष विपक्ष में अगर हमको बताना पड़ेगा कि नागरिक अधिकारों की उद्घोषणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, नागरिक अधिकारों की उद्घोषणा का परीक्षण कीजिए, तो हमें जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें ये सबल पक्ष जरूर पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें निर्बल पक्ष भी पता होना चाहिए कि इसे क्या, क्योंकि ये मध्यवर्गीय स्वरूप था। इस चरण में मध्यवर्गीय स्वरूप, ज्यादातर अधिकार जो थे मध्यवर्ग के अनुरूप थे, तो इसमें निम्न वर्ग के स्वरूप के क्या क्या नहीं थे उसके बारे में हम लिखिए नीचे से निर्बल पक्ष यानी कि डीमेरिट। इसमें जिन अधिकारों की उद्घोषणा की गई थी, इनमें जिन अधिकारों की उद्घोषणा की गई थी वे मध्यवर्ग के हितों के अनुकूल थे, वहीं निम्न वर्ग के अधिकारों को नजरअंदाज कर दिया गया था। काम के अधिकार, भोजन के अधिकार, संघ व संगठन बनाने का अधिकार आदि, इन सारे अधिकारों को नहीं दिया गया था। काम के अधिकार, भोजन के अधिकार, संघ संगठन बनाने का अधिकार, मजदूर का अधिकार, तो इन सारे अधिकारों को दिए नहीं थे, तो ये इसके निर्बल पक्ष थे। पॉइंट नंबर 2 मेरे लिए, इसमें पुरुष अधिकारों की उद्घोषणा की गई थी, परंतु महिला अधिकारों का नहीं। ठीक, ये इसके निर्बल पक्ष हो गए। अब पॉइंट नंबर 4 डालिए, चर्च की संपत्ति पर आक्रमण कर उसे राष्ट्रीय संपत्ति में परिवर्तित करना। ये इसमें फ्रांसीसी क्रांति के प्रथम चरण में क्या क्या परिवर्तन हुए, इसमें जो ये था 6वां पॉइंट इसमें लिखा गया है, चर्च व्यवस्था का पतन, वही है। चर्च की संपत्ति पर आक्रमण कर उसे राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में घोषित कर देना, परिवर्तित करना। लिखो नीचे से, क्रांति की दृष्टि चर्च विरोधी हो गई तथा पेरिस की भीड़ से चर्च की संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया। आगे उसे राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसके साथ ही चर्च का रूपांतरण हो गया। अब वह उपासना का स्थल न रहकर गैर धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग होने लगा।
जो उसकी जमीनें थी राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया। वहां पर उपासना बातें, कर्मकांड चीजें खत्म। वहां पर गैर धार्मिक चीजें होने लगी। वहां पर कोई खेल कूद या फिर कोई ऐसा एक्टिविटीज, कोई लीडरशिप, इन सारी बातों का मतलब की चीजें होने लगी। ऐसा नहीं कि वहां उपासना का कर्मकांड चीजें होंगी ना। तो देखो, ये जो चर्च व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, इस चर्च व्यवस्था का जो राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में रूपांतरित हुआ, इसका सबसे बड़ा हमें पहली बार जो धर्मनिरपेक्षता का पर्याय दिखाई पड़ता है, फ्रांस की क्रांति से दिखाई पड़ता है। आपको हम आगे समझाएंगे कि धर्मनिरपेक्षता फ्रांस और यूरोप में किस प्रकार से अंतर है। तो जो यूरोप की जो धर्मनिरपेक्षता है, उसका मतलब सीधा सा होता है कि राज्य का धर्म से दूरी, धर्मनिरपेक्षता का पर्याय है। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर बात अलग दिखाई पड़ती है। यहां पर दिखाई ये पड़ती है कि जो धर्मनिरपेक्षता है, ये राज्य से दूरी नहीं, ये सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार ही भारत की धर्मनिरपेक्षता का पर्याय है। वहीं पर यूरोप में यह दिखाई पड़ता है कि राज्य जो है धर्म से कोई नाता नहीं रखेगा, कर्मकांड से कोई नाता नहीं रखेगा। लेकिन भारत के संदर्भ में बातें अलग दिखाई पड़ती हैं। भारत हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के साथ समान व्यवहार करेगा, किसी के साथ एक अलग तरीके का एक्टिविटीज नहीं करेगा। ये भारत और यूरोप में धर्म में अंतर दिखाई पड़ता है। तो यही अंतर, जो धर्मनिरपेक्षता का सबसे पहला पर्याय हमें इसी फ्रांस की क्रांति के अनुरूप ही हमको सबसे पहले मिलता है। समझना ना। तो कोष्टक में ये बात लिख लीजिए आप। लिखिए, इसने यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता की नींव रखी। इसने यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता की नींव रखी। यूरोप में धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है कि धर्म से राज्य की दूरी, जबकि भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सभी धार्मिक पंथों के साथ समान व्यवहार, चाहे जो धर्म हो, चाहे जो पंथ हो, चाहे जो किसी की भाषा हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, हर कोई के साथ समान व्यवहार। ये भारत की धर्मनिरपेक्षता है। समझ रहे हैं ना आप। पांचवा पॉइंट लिखिए। पांचवें पॉइंट में क्या बदलाव हुआ, इसको लिखिए। पांचवें पॉइंट में क्या बदलाव हुआ। पहले चरण में हमने क्या क्या पढ़ लिया। पहले चरण में लिखा संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया, चर्च व्यवस्था के पतन हो गया, सामंतवाद का पतन हो गया ना, सामंतवाद का पतन हो गया, ये बातें हमने पढ़ ली। बास्तिल का पतन हो गया। अब हम पांचवा देखेंगे, नए संविधान को लागू करना। संवैधानिक चरण में नए संविधान को लागू किया गया। इसमें लिखिए, राष्ट्रीय असेंबली ने संविधान सभा के रूप में कार्य किया था। और फिर 1791 ईस्वी में फ्रांस का संविधान बना। फ्रांस का संविधान बनकर तैयार हुआ और यह अमेरिकी संविधान के पश्चात पहला लिखित संविधान तैयार हुआ। अमेरिकी संविधान के पश्चात पहला लिखित संविधान तैयार हुआ। इस पर मध्यवर्गीय दृष्टिकोण का अत्यधिक प्रभाव था। इसे निम्न रूप से समझ सकते हैं। लिखिए, मॉन्टेस्क्यू की विचारधारा क्या था? शक्ति का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ द पावर। मॉन्टेस्क्यू के विचारधारा के प्रभाव में शक्ति के पृथक्करण पर बल दिया गया ताकि व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित रहे। मताधिकार को सीमित रखा गया। सक्रिय व निष्क्रिय नागरिक के बीच स्पष्ट अंतर रखा गया। सक्रिय नागरिक जिनके पास संपत्ति थी, निष्क्रिय नागरिक जिनके पास संपत्ति नहीं थी। कोष्टक में लिख लीजिएगा। इसी को मताधिकार का मापदंड बनाया गया। दोस्तों, ये प्रथम चरण का कंप्लीट बातें हो गई।
क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या बातें हुई। अब आप इसको एक सब्सक्राइब मतलब कि समराइज करके आप छोटे छोटे पॉइंट में लिखना चाहते लिख लीजिए। प्रथम चरण की उपलब्धियां, हेडिंग डालिए प्रथम चरण की उपलब्धियां। पहला, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, यही बातें, यही जो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, वर्गीय विशेषाधिकारों की समाप्ति, नागरिक घोषणाओं की अवधारणा विकसित, वर्गीय विशेषाधिकारों की समाप्ति, नागरिक उद्घोषणा घोषित, नागरिक मूलभूत अधिकारों की स्वीकृति, नागरिक मूलभूत फंडामेंटल राइट की स्वीकृति तथा व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करना। सीमाएं क्या थे? वयस्क मताधिकार को नहीं लागू किया गया, नागरिक अधिकारों की घोषणा मध्यवर्गीय हितों के अनुरूप थी, नागरिक अधिकारों की घोषणा मध्यवर्गीय हितों के अनुरूप थी। ये था दोस्तों प्रथम चरण। फ्रांसीसी क्रांति में हुए परिवर्तन के स्वरूप में प्रथम चरण जो हमने देखा कि मध्यवर्गीय स्वरूप ने किस प्रकार से परिवर्तन को दिया, और उसने रेडिकल चेंजेस को मात्र 60%, 50 से 60% उन्होंने रेडिकल चेंजेस की बात की और 40% 45% अपने बातें की, क्योंकि इसमें निम्न वर्ग का दबाव ज्यादा था, तो उसने ऐसे बातें की, संतुलन बनाने की कोशिश की। तो अब अगले हम नेक्स्ट वीडियो में अपना देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति के द्वितीय चरण में किस प्रकार से निम्न वर्ग का नेतृत्व स्थापित होता है, तो उसको हम कल देखेंगे, कल की वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। बस आप सभी को, आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंचे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।